नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th जियोग्राफी भूगोल चैप्टर 3 जिसका नाम है जनसंख्या संघटन। अब देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, हालाँकि बहुत छोटा चैप्टर भी है, आपके समझ में भी बहुत जल्दी आ जाएगा क्योंकि आपने जनसंख्या से रिलेटेड मुद्दों को क्लास 6, 7, 8, 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो एक जनसंख्या के बारे में ना आपको आइडिया है कि जनसंख्या बढ़ोतरी क्या है, जनसंख्या परिवर्तन क्या है, जनसंख्या से जुड़े कई प्रकार के मुद्दों का इंफॉर्मेशन आपके पास होगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है जनसंख्या संगठन। अब देखिए क्लास 12 के जियोग्राफी भूगोल का थर्ड चैप्टर है। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियोस को कंप्लीट कर रखा है और आप सभी के सुविधाओं के लिए इन दोनों चैप्टर के वीडियोस को मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में भी जोड़ रखा है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो क्योंकि मेरे चैनल पे तो काफ़ी सारे वीडियोस होते हैं, तो आपको भूल-भुलैया ना हो या फिर आपको ढूँढने में परेशानी ना हो, तो इसी कारण से आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार किया जाता है हर एक चैप्टर्स का, जिसमें सभी चैप्टरों को एक साथ अटैच किया जाता है, जिसमें आप चैप्टर वाइज़ सारे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12th जियोग्राफी जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। सबसे पहले स्लाइड में हम इस चैप्टर के कीवर्ड को ही पढ़ेंगे कि जनसंख्या संगठन क्या होता है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या के उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, उन खूबियों को बताता है जिसमें जनसंख्या की आयु, उसके लिंग का विश्लेषण किया जाता है, उसकी विशेषता को बताया जाता है कि इस जगह पे रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनका एज क्या है, उनकी आयु क्या है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उनका निवास का स्थान क्या है, उनकी जातियाँ क्या है, क्या वो जनजाति हैं, अति पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा है, सामान्य है, उनकी भाषा क्या है, वो कौन-कौन से लैंग्वेज बोलते हैं, वो किस धर्म से रिश्ता रखते हैं, उनकी साक्षरता क्या है, मतलब वो कितना पढ़े-लिखे हैं, व्यावसायिक विशेषता क्या है, किस प्रकार के कार्यों को वो करते हैं, इन सभी का अध्ययन किया जाता है किसमें? जनसंख्या संगठन में। आप इसे नॉर्मली सर्वे भी कह सकते हो। अपने गाँव वगैरह में या शहरों में भी कई बार आपने देखा होगा, सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाता है और इस सर्वेक्षण में आपके परिवार से जुड़े तमाम जानकारियों को इकट्ठा करके सरकार के पास भेजा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ग्रामीण नगरीय संगठन और उनकी विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब जो लोग गाँव में रहते हैं, उनकी विशेषताओं का तो अध्ययन किया ही जाता है, साथ ही साथ जो नगर में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, उनकी विशेषताओं को भी इकट्ठा किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसी देश के भावी विकास मतलब कोई से भी कंट्री के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए योजनाओं को बनाने तथा निश्चित करने में जनसंख्या संगठन जो है, वो महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसे हम सर्वेक्षण कहते हैं। आपको पता है किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए अगर उन्नति के कार्य को करना है तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे देश के कौन से एरिया में पिछड़ापन ज़्यादा है और ये पिछड़ापन पता करने के लिए ही सरकार सर्वेक्षण जैसी चीज़ों को अपने देश में, राज्यों में करवाती है ताकि उन्हें अपने देश और राज्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगला पॉइंट हमारा कहता है लिंग अनुपात क्या है? वीवीआई पॉइंट रहेगा इस चैप्टर के। ये सारे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं कि लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं। लिंग अनुपात से तात्पर्य अर्थात लिंग अनुपात का मतलब है किसी देश में पुरुष की और महिलाओं की संख्या, कितने मर्द हैं और कितनी महिलाएं हैं, इनकी कुल संख्या का जो अनुपात है यही लिंग अनुपात कहलाता है। यह लिंग अनुपात के रूप में निकाला जाता है जो पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात है। दुनिया में जो लिंगानुपात है उसको हम प्रति हजार पुरुषों में 990 महिलाओं का है। दुनिया में मतलब पूरे दुनिया की अगर बात कर लें तो 1000 पुरुष पर 990 महिलाएं हैं। मतलब 10 पुरुष का भैया शादी होना मुश्किल होता जा रहा है और ये बहुत पहले का है। अभी तो बहुत दिक्कतें हो रही है। अभी तो मुझे लगता है 800-700 पे आ गया होगा। हजार पुरुष पे 700 महिलाएं। लड़कों का शादी नहीं हो रहा है। तो ये देखिए जो लताविया में सबसे अधिक है मतलब 1187 महिला पर प्रति हजार पुरुष। अब संयुक्त
अरब जो अमीरात है इसमें सबसे कम है, 1000 पुरुष पे 468 ही महिलाएं हैं। अब सोचिए यहाँ पे पुरुषों का क्या हाल होता होगा, शादी ही नहीं होती होगी। 700 पुरुष का शादी नहीं हो रहा है तो ऐसे में दिक्कत होगा। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अरब अमीरात, दुबई जैसे इस्लामिक कंट्री में। दुनिया के 72 देशों में जो लिंगानुपात प्रतिकूल है, कन्या भ्रूण हत्या के साथ साथ महिलाओं के निम्न आर्थिक स्थिति का कारण भेदभाव माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात निकल के आई है। 72 देश जो है वो लिंगानुपात जो है मतलब कि महिला पुरुष के कारण पीछे हो रहा है। कारण क्या है? कन्या का भ्रूण हत्या, मतलब बचपन में ही पेट में जो लड़कियां होती हैं उनकी मृत्यु कर दी जाती है, मार दिया जाता है। महिलाओं की स्थिति सही नहीं है, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी यहाँ पे चीजें होती है। तो ये कारण है कि भेदभाव के कारण लोग लड़कियों को पालना नहीं चाहते, पैदा नहीं करना चाहते, भ्रूण हत्या कर देते हैं। सामान्य तौर पर चीन, भारत जैसे एशियाई देश में, जैसे एशिया के ये दोनों देश है चीन और भारत, इन देशों में लिंगानुपात कम है, जबकि यूरोपीय देशों में लिंगानुपात अधिक है। तो ये हमारे लिंग अनुपात के बारे में था। अगला स्लाइड हमारा कहता है विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात क्या है। तो देखिए ये बात मैंने पहले भी बताया आपको, अभी पहले वाले स्लाइड में मैंने यहाँ पे बताया था ना कि 1000 पुरुष में 990 महिलाएं ही हैं। तो यही बात यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये वीवीआई पॉइंट्स रहेगा। विश्व की जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पर 1000 मर्दों पर 990 महिलाएं ही हैं। मतलब 10 पुरुषों की शादी नहीं हो सकती। हाँ, ये अलग बात है कि एक ही महिला 2-3 पुरुषों से शादी करके इसका आंकड़ा पूरा कर दे, ये बात अलग हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पे जो औसत अनुपात है वो है कि 1000 पुरुष में से बस 990 महिलाएं हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है स्त्रियों के लिंग अनुपात प्रतिकूल होने के प्रमुख कारण, मतलब महिलाओं के लिए लिंग अनुपात प्रतिकूल होने के प्रमुख कारण क्या-क्या हैं? देखिए लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होने के प्रमुख कारण है स्त्री का भ्रूण हत्या, बचपन में ही पेट में ही लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। दूसरा है स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा में कई सारी चीजें आ जाती है। देखिए महिलाओं के साथ अत्याचार होने में कई सारी चीजें आती है। कई बार उनके घरों में ही उनके साथ गलत हरकतें होती है, गलत काम होता है। कई बार वो शोषण जैसे शारीरिक शोषण जैसे पीड़ा से भी अपने घर में गुजरती है। स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को निम्न समझा जाता है, कम समझा जाता है। ये भी एक प्रमुख कारण है स्त्रियों के लिंग अनुपात के प्रतिकूल होने का। देखिए यहाँ पे नोट में कुछ बताया गया है कि प्रतिकूल लिंग अनुपात जो है वो महाद्वीप एशिया, अनुकूल लिंग अनुपात वाला महाद्वीप यूरोप है। मतलब अनुकूल अगर लिंगानुपात वाला अगर महाद्वीप पूछा जाए तो आपको यूरोप बताना है, प्रतिकूल लिंगानुपात वाला महाद्वीप पूछा जाए तो आपको एशिया बताना है। अगला स्लाइड हमारा कहता है प्रतिकूल लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं। देखिए प्रतिकूल और अनुकूल अभी हमने कई बार बात कर लिया है, तो आपके पास ये जरूरी है कि आप समझ लें कि प्रतिकूल क्या होता है, अनुकूल क्या होता है। जैसे यहीं पे हमने चर्चा किया था प्रतिकूल के बारे में और अनुकूल के बारे में। तो अब आएगी स्लाइड में मैं आपको बता दूं कि प्रतिकूल लिंग अनुपात क्या होता है। जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है वहां स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियां होती है। ध्यान समझिएगा, जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है, जैसे कि मान लो 1000 पुरुष है और 400 महिलाएं हैं, यहाँ पे स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा के कारण ऐसा होता है। विश्व के 72 देश जो है, कम देश नहीं है, 72 देश इस श्रेणी में आते हैं, प्रतिकूल लिंग अनुपात की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए जिस देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है वहां स्त्रियों के एक निश्चित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती है। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें हत्या, घरेलू हिंसा, ये सारी चीजें होती है। यहाँ पे महिलाओं का शोषण होता है क्योंकि महिलाओं की संख्या नहीं होती है, एक ही महिलाओं पे 3-3-4 लोगों का नजर होता है। हमारा कहता है अनुकूल लिंग अनुपात, तो जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है, मान लो कि 1000 पुरुष है
और 1200 महिला है, वहां स्त्रियां निश्चित रूप से अनुकूल स्थिति में होती है। इनकी शिक्षा, रोजगार, इनके जीवन के विकास की अनुकूल दशाएं, सरकारी नीतियां सरकार के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करती है। और विश्व के 139 देश, जैसे 72 देशों में प्रतिकूल स्थिति थी, वैसे 139 देशों में अनुकूल लिंग अनुपात की स्थिति है। अगला स्लाइड हमारा कहता है वृद्धि होती जनसंख्या। अब देखिए, जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा होता है। देखिए, वृद्ध का मतलब होता है बुजुर्ग, जो बूढ़े हो चुके हैं। विश्व के अधिकांश देशों में उच्च जीवन प्रत्याशा एवं निम्न जीवन जन्म दर, मतलब कह सकते हैं ज्यादा जीने की इच्छा के कारण जो है उच्च आयु वर्गों की जनसंख्या बढ़ी है। बूढ़े लोग अब ज्यादा दिन तक जीवित रह सकते हैं। कई ऐसी दवाइयां आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, जिससे वो अपने रोग को समाप्त करके और लंबी आयु तक जीने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि वृद्धों की संख्या जो है, बुजुर्गों की संख्या जो है, वो अभी कुछ समय से जो सर्वेक्षण चल रहा है, इसमें देखा गया है कि बुजुर्गों की संख्या अब बढ़ी है, इनकी जनसंख्या बढ़ गई है। अगला स्लाइड हमारा कहता है आयु संरचना क्या होता है। तो देखिए, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है, अलग अलग आयु अवस्था के लोगों की संख्या को दिखाता है। इसी के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों का कितना प्रतिशत है। जैसे पहला है बाल वर्ग, जिसमें 0 से 14 वर्ष, 0 से 14 वर्ष के बच्चों की कैटेगरी अलग है। प्रौढ़ वर्ग है, जिसमें 15 से 59 वर्ष के लोगों को जोड़ा गया है। वृद्ध वर्ग है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक के लोगों को जोड़ा गया है। तो ये 3 कैटेगरी में आयु संरचना को बांटा गया है, जिससे अलग अलग आयु के लोगों को पता किया जा सकता है, इनकी जानकारियां रखी जा सकती है। अगला स्लाइड हमारा कहता है आयु संरचना जनसंख्या की किन विशेषताओं को दर्शाती है। तो देखिए, यदि जनसंख्या में 0 से 14 वर्ष के आयु की जो जनसंख्या होती है वो अधिक होती है, आश्रित जनसंख्या का अनुपात अधिक होगा। आश्रित मतलब जो अपनी कमाई ना करके दूसरे के ऊपर अपना जीवन चलाते हैं। तो आपको पता है 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे कोई काम थोड़ी ना करते हैं, ये तो पढ़ाई खेल कूद में बिजी रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आर्थिक विकास जो होता है वो धीमा होता है, कम तेजी से होता है। लेकिन 15 से 59 वर्ष की आयु में अधिक जनसंख्या होने पर कार्यशील अथवा अर्जक जनसंख्या अधिक होने की संभावना होती है। अर्जक जनसंख्या मतलब अर्न करने वाले, कमाने वाले, जो देश के साधनों के दोहन करने में सहायक होती है। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा जो है, यहाँ पे मैंने तीनों बाल अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था के बारे में बात किया था। तो यही यहाँ पे हमारा ये बाल अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है और हम वृद्ध अवस्था के बारे में बात करेंगे। 60 ईयर, 60 वर्ष के ऊपर की आयु के जितने भी लोग होते हैं, उनकी बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या होता है कि बूढ़े लोगों के देखभाल पर अधिक व्यय होने का संकेत मिलता है, समय देना पड़ता है, पैसे का खर्च होता है। तो उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनसंख्या के जनांकीय निर्धारण के रूप में आयु संरचना का अध्ययन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला स्लाइड हमारा कहता है आयु लिंग पिरामिड संरचना। देखिए, जनसंख्या की जो आयु है, इसमें पहला पॉइंट वो कहता है लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु मतलब अलग अलग आयु के लोगों में स्त्रियों पुरुष की संख्या से है। मतलब कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं। पिरामिड का प्रयोग जो है वो जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या की आयु जो है ये क्या दिखाता है, लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री एवं पुरुषों की संख्या से, महिला एवं पुरुष दोनों की संख्या से है। पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या के आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला स्लाइड हमारा कहता है आयु लिंग असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। मतलब आयु लिंग में जो असंतुलन हो रहा है, अनबैलेंसिंग हो रहा है, इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट है जन्म दर एवं मृत्यु दर। विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, अनबैलेंस हो जाते हैं। पुरुष जन्म स्त्री जन्म से अधिक होता है और समाज में स्त्रियों को गौण समझा जाता है, कमजोर समझा जाता है। दूसरा पॉइंट है प्रवास। प्रवास के कारण भी उद्गम एवं गंतव्य दोनों में लिंगानुपात प्रभावित होता है। रोजगार एवं शिक्षा के कारण पुरुष प्रवास अत्यधिक होता है, पुरुष अधिक घर से बाहर जाके रहने लगते हैं।
तीसरा है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन। गांव के लोग रोजगार एवं सुविधाओं के कारण नगरों में जाकर बस जाते हैं। लोग गांव से निकलकर शहर में जाके बस जाते हैं, जिससे नगरीय जीवन में लिंगानुपात अंतर आ जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है सामाजिक आर्थिक स्थिति। जिन देशों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति दयनीय है, वहां भी स्त्रियों की संख्या प्रत्येक आयु वर्ग में पुरुषों की तुलना में कम पाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके कारण आयु लिंग जो है उसमें असंतुलन होता है, उसमें कई सारे ऐसे फैक्टर है जिसके कारण वो अनबैलेंस हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा है इसमें ग्रामीण एवं नगरीय संगठन। देखिए, इसका निर्धारण लोगों के निवास स्थान के आधार पर किया जाता है। लोग जो रहते हैं, जैसे निवास स्थान का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति जहां पे अपना निवास करता है, घर बना के रहता है, वही उसका निवास स्थान कहलाता है। यह आवश्यक भी है क्योंकि ग्रामीण एवं नगरीय जीवन जो है वो आजीविका एवं सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है साक्षरता दर क्या होता है। साक्षरता दर किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है ना, किसी भी देश के अंदर रहने वाले जो पूरे लोग होते हैं ना, उनका गुणात्मक पहलू है। और किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक एवं आर्थिक विकास का सूचक होता है, दर्शाने वाला होता है, बताने वाला होता है। अगला स्लाइड हमारा कहता है साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, इसमें कई सारे फैक्टर आते हैं। पहला तो है आर्थिक विकास का स्तर। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश, जहां पे जो अर्थव्यवस्था है वो कम विकसित है, उसमें साक्षरता की निम्न दर तथा उन्नत नगरीय अर्थव्यवस्था जो स्वरूप होते हैं उसमें उच्च साक्षरता दर पाई जाती है। जिनकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, जो गरीब देश होते हैं, वहां पे शिक्षा भी कम पाया जाता है। लेकिन जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, अमेरिका की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, भारत की बात कर लो, जापान की बात कर लो, रसिया की बात कर लो, पढ़े लिखे लोग होते हैं। वहीं पे पाकिस्तान की बात कर लो, गंवार लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, जाहिल लोग होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है नगरीकरण। जिन प्रदेशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग नगरों में निवास करता है, सिटी में रहता है, वहां साक्षरता दर ऊंची होती है, जैसे यूरोप के देश। लेकिन जिन देशों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होता है, वहां साक्षरता दर निम्न होता है, कम होता है। तीसरा पॉइंट कहता है महिलाओं की सामाजिक स्थिति। महिलाओं का समाज में रहने की कैसी स्थिति है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की स्थिति गौण होती है, कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए महिला साक्षरता दर निम्न पाई जाती है, कम पाई जाती है। जबकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों में, टेक्नोलॉजी वाले देशों में, आईटी वाले देशों में महिलाओं की साक्षरता दर उच्च होती है। आप अमेरिका चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए, जापान चले जाइए, इंडिया की बात कर लो ना, इन सब जगहों पे महिलाएं भी पढ़ी लिखी होती है। लेकिन दूसरी तरफ नेपाल चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ पे तो पुरुष ही नहीं पढ़ा होता है, तो महिलाएं क्या पढ़ेंगी। अगला पॉइंट हमारा है व्यावसायिक संरचना। देखिए, पारस्परिक युग व्यवस्था कार्यों में संलग्न तथा इन्हीं कार्यों से जीविका उपार्जन करने वाली जनसंख्या के स्वरूप को व्यावसायिक संरचना कहते हैं। क्या होता है, जो परिश्रम करते हैं उसी को हम परिश्रमिक कहते हैं। युक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ, संलग्न का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ। तो इन कारणों से ये क्या करते हैं, अपने जीवन जीने के लिए पैसे कमाते हैं। और जिन देशों में अधिकतर लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं, उनका आर्थिक स्तर निम्न होगा। वहां की व्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित होगी। जहां अधिकांश लोग द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक व्यवसाय में लगे होते हैं। एक काम से कहां पेट भरने वाला है। आप आज भारत देश में जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस प्रकार से किसानों की जो हालत है, उस हालत में क्या आप खेती करके जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। और खेत है कहाँ, खेत है कहाँ, पहले वाली तो खेत भी नहीं रही। तो इतना मिट्टी खा के जीवन नहीं चलने वाला है, तो खेती करके क्या जीवन चलेगा। उनका आर्थिक स्तर ऊंचा हो जाता है, किसमें, जो दूसरे काम में, तीसरे काम में, चौथे काम में लगे होते हैं अपने मूल काम के अलावा, तो उनका आर्थिक स्तर बेहतर माना जाता है। इस तरह से आपने देखा क्लास 12th जियोग्राफी भूगोल चैप्टर 3 यहाँ पे समाप्त हो गया है। नोट्स इन हिंदी था और चैप्टर का नाम था जनसंख्या संघटन। देखिए, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट था, हालांकि छोटा भी है और बहुत मजेदार चैप्टर है। तो
इसमें जो आज आपको जानकारी दिया गया है वो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।